सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमने वही सीवेज वाटर को ट्रीट करना है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स। ठीक है, इस ट्रीटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी जब हम कर रहे थे तो प्राइमरी के अंदर कोई भी माइक्रोब का यूज नहीं होता। ठीक है, प्राइमरी में फिजिकल रिमूवल करते हैं, फिल्टर कर देते हैं और सेडिमेंटेशन करवा देते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोब्स का तो कोई यूज है ही नहीं। ये तो क्लियर होगा सबको। कंफ्यूजन यहाँ आई होगी सेकेंडरी में, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। फिजिकल में बड़े बड़े जो पॉलिथीन बैग्स और ये पेपर ये रिमूव कर दिए, फिर फिल्टर कर दिया। जो उससे छोटे थे वो फिल्टर में से, सीविंग में से, छलनी टाइप एक शीट में से निकल जाएंगे, वो हमने सेपरेट कर दिए। कुछ बहुत छोटे थे जो डिजोल्व थे या मिट्टी थी, कंकड़ थे, वो सेडिमेंटेट होके निकल जाएंगे, ग्रिट, प्राइमरी स्लज। काफी हद तक हम यहाँ तक क्लियर करते हैं। ये वाला जो बच जाता है वाटर एफ्लुएंट जिसको बोलते हैं, इसको हम कहाँ ले जाते हैं फिर? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। कि मतलब फिजिकल से जितना हम कर सकते थे हमने कर दिया, बिना माइक्रोब्स की मदद से जो जो चीजें आप निकाल सकते थे, जितना पानी आप साफ कर सकते थे, हमने कर दिया। अब इसके बाद का जो क्लियरेंस है वो कौन करेगा? माइक्रोब्स करेंगे। ठीक है, अब इस माइक्रोब्स में पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स की। ऐसे माइक्रोब्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको हमें ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कराना है। हमारे उस पानी में ऑर्गेनिक मैटर डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, इस ऑर्गेनिक मैटर को हमें खत्म करना है, क्योंकि जो आंखों से दिख रहे थे या जो छान के निकाले जा सकते थे वो सारा हमने निकाल दिया। अब तो वो वाला गंदा मटेरियल रहेगा जो डिसॉल्व है, उसको तो किसी तरीके से बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर ले तो वो क्लियर हो जाए, अदरवाइज हमें दिख तो वो रहा नहीं है। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब लेने हैं, प्लस एरोबिक होंगे, एयर की प्रेजेंस में ग्रो करने वाले ऐसे माइक्रोब्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उस पानी के ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे। इसीलिए हम उस मटेरियल को कहाँ ले आए? अब एक एरेशन टैंक के अंदर। एरेशन टैंक का मतलब होता है एक सिंपल सा टैंक है जहाँ पे हवा कंटिन्यूसली चल रही है, हवा फैलती जाएगी, क्योंकि एरोबिक है, बिना एयर के ग्रो नहीं करेगा। पानी ले आए, एफ्लुएंट ले आए, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट से आपको मिला था। पहली बात, आपने इसके अंदर थोड़ा सा फ्लॉक्स ऐड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा फ्लॉक्स ऐड करने का मतलब क्या है? बैक्टीरिया प्लस फंगस का कॉम्बिनेशन आपने इसमें ऐड कर दिया। दही जमाने के लिए दूध में दही डालते हैं ना, एफ्लुएंट के अंदर आपने थोड़ा सा फ्लॉक्स डाला, कंटिन्यूसली हवा चलाई। हवा हवा चलेगी, एयर मिलेगी, ऑर्गेनिक मैटर से खाएंगे तो उनको फूड मिलेगा, तो इनको दोनों चीजें तो मिल रही हैं। अब जल्दी जल्दी ये रेप्लिकेट होंगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे, वैसे वैसे बीओडी डाउन जाती जाएगी। समझ आ रहा है? यस मैम। देखो शुरू में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था, ध्यान दो ना यहाँ पर। शुरू में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था, पानी गंदा ज्यादा था, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया शुरू में कम थी। ठीक है, इस टाइम बीओडी भी बहुत ज्यादा थी, वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा था। इतने हाई बीओडी वाले पानी को आप वाटर बॉडी में छोड़ नहीं सकते, आप यूज नहीं कर सकते। आपने एरोबिक बैक्टीरिया बढ़ा दी, एयर भी दी, ऑर्गेनिक मैटर भी दिया, धीरे धीरे फ्लॉक्स का नंबर बढ़ गया। इन एरोबिक बैक्टीरिया ने ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करना शुरू किया तो ये कम हो गया, ये कम हुआ तो बीओडी कम हो गई, बीओडी कम होगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा, पानी साफ हो गया, आप उसको वाटर बॉडी में रिलीज कर देते हो। आपका पानी तो यहाँ तक साफ हो चुका है। समस्या क्या? पानी तो क्लियर हो गया, पानी को नदियों में छोड़ सकते हो, टैंक्स में छोड़ सकते हो, प्यूरिफाई करके इसको जगह जगह पर्पस में यूज किया जा सकता है। पानी की क्लियरेंस यहाँ तक हो चुकी है, आपका वो काम खत्म हो गया। अब दिक्कत कहाँ है? इतना जो फ्लॉक्स इकट्ठा कर लिया हमने, इतना बैक्टीरिया फंगस इकट्ठा कर लिया, उसका क्या करेंगे? वो थोड़ी हम यूज करेंगे। अब हमें उसे क्या करना है? पानी को तो निकाल दिया, सेडिम, ये जो बैक्टीरिया फंगस होती है ये थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठ गई, स्लज हो गई। स्लज मतलब जो नीचे बैठ गया, कीचड़ काइंड ऑफ मटेरियल, इसको नाम दिया आपने एक्टिवेटेड स्लज का। ठीक है, इसका तो कोई काम नहीं है ना, आपने पानी साफ कर लिया माइक्रोब्स की मदद से, फ्लॉक्स की मदद से, बैक्टीरिया फंगस की मदद से आपने पानी को क्लियर कर लिया, लेकिन इस बैक्टीरिया फंगस को थोड़ी आपने रखना है। अब क्या करोगे? एक्टिवेटेड स्लज क्या गया इसको, इसका कुछ पोर्शन निकाल लिया एज एन इनोकुलम। दही घर में जमता है,
सारा दही खा लेते हैं, 1 चम्मच दही रखते हैं कि कल को दोबारा दही जमानी है। वही कॉन्सेप्ट है ये कि सारे उस फ्लॉक्स में से थोड़ा सा फ्लॉक्स रख लिया ताकि उसको दोबारा फ्रेश फ्लॉक्स यूज करेंगे फिर से ग्रो कराने के लिए, बाकी सारे को डाइजेस्ट करवा देंगे, खत्म करा देंगे। एनवायरनमेंट में इतना बैक्टीरिया फंगस नहीं छोड़ सकते हो आप, कल को वो तो इतना बढ़ जाएगा कि बीमारियां फैलने लगेंगी। आप इसको एनारोबिक बैक्टीरिया से डाइजेस्ट कराओगे। पानी का ऑर्गेनिक मैटर किससे डाइजेस्ट कराया आपने? एरोबिक से। इस एरोबिक बैक्टीरिया फंगस को किससे डाइजेस्ट करवा रहे हो आप? एनारोबिक बैक्टीरिया से। सिर्फ ये 2 चीजें ही तो याद रखनी है आपको। ये फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर लेंगे। जब भी फ्लॉक्स बैक्टीरिया किसी खाएगा, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज और एनारोबिक। हेटेरोट्रॉफ तो ये भी है, हेटेरोट्रॉफ तो वो भी थे, ठीक है। अब ये गैसेस रिलीज होंगी, इसी गैस को हमने नाम दिया है बायोगैस का। समझ में आ रहा है? मैं बोल रही हूँ, एक तरफ आप एरोबिक बैक्टीरियाज यूज कर रहे हो, एरोबिक बैक्टीरिया कह सकते हो, एरोबिक माइक्रोब कह लो आप। माइक्रोब में दोनों आ गए, बैक्टीरिया प्लस फंगस। इसके कॉम्बिनेशन को टेक्निकली बोला जाता है फ्लॉक्स। ये क्या काम कर रहा है? इट फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, ठीक है, ताकि आपका जो वाटर है वो क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। और वाटर क्या हो गया आपका? प्योर हो गया, ड्रिंकेबल वाटर हो गया, यूजेबल हो गया वो पानी। पानी तो इन्होंने साफ कर दिया। अब इस दौरान आपने फ्लॉक्स का नंबर बहुत बढ़ा दिया है। अब आपकी फ्लॉक्स बढ़ गई है बहुत ज्यादा, वाटर आपका क्लियर हो चुका है, ये आपका खत्म हो गया काम। इसका क्या? बैक्टीरिया फंगस जो इतनी इकट्ठी हो गई, इसका क्या करेंगे? इसको डाइजेस्ट करने के लिए आप लेकर आओगे एनारोबिक बैक्टीरियाज। एनारोबिक भी होने चाहिए, हेटेरोट्रॉफिक तो होने ही चाहिए, क्योंकि हम इसको डाइजेस्ट कराएंगे ना। ऑटोट्रॉफिक ले आओगे तो वो क्यों इसको खाएंगे, वो तो अपना खाना खुद बनाएंगे। हेटेरोट्रॉफिक और एनारोबिक ये इसको डाइजेस्ट करेंगे। जब ये इसको डाइजेस्ट करेंगे तो कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, दोज गैसेस आर नोन एज दी बायोगैस। इसमें Biogas. होती है मीथेन। अब समझ में आया? Yes, ma'am. फिर से इसको रीड करो, जब तक दिमाग में बैठ ना जाए इसको रीड करते जाओ। यही सब ज्ञान समझाया हुआ है कि वाटर क्लियर तो यहाँ पे ही हो गया था, यहाँ पे आपका सारा वाटर क्लियर हो गया। अब तो आप उससे डील कर रहे हो जो आपने इतना बैक्टीरिया फंगस इकट्ठा किया था, ठीक है। तो ये आपका इकोलॉजी के चैप्टर में, यूनिट में ये डायग्राम दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इससे रिलेटेड है तो मैंने उठा के यहाँ ड्रॉ किया था इसको। ये देखो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ग्राफ देख सकते हो। इसमें क्या दिखाया है? जब आपकी बीओडी ज्यादा थी, पानी की जब बीओडी ज्यादा है, उस टाइम पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन कम है। बीओडी जब ज्यादा है मतलब पोल्यूशन ज्यादा है, तो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन कम है। जैसे जैसे डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ रही है और जैसे जैसे बीओडी घट रही है, वैसे वैसे डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, बीओडी ज्यादा इंडिकेट करता है पानी गंदा है, यूज नहीं कर सकते, मतलब उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन बड़ी कम है। बीओडी जब कम हो जा रही है तो इसका मतलब पानी साफ हो गया, डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा है, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान, ये आपको नाम याद रखना है, फीमेल, ऐसे याद रख लेना, फीमेल। एक ट्रिक है लर्न करने की, बस फीमेल के पहले 3 वर्ड ले लेना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। डायरेक्ट याद होता हो तो डायरेक्ट याद कर लेना कि 1985 में कई शहरों में, कई टाउन में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, ठीक है। गंगा यमुना एक्शन प्लान लगाया गया है, नदियों के पास ये प्लांट लगाए गए हैं ताकि नदियों में जो लोग गंदगी छोड़ रहे हैं, पानी गंदा हो रहा है, इसको साथ साथ साफ किया जा सके, ठीक है, और इसको क्लियर करके यूज किया जा सके। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एक्टिवेटेड स्लज और एनारोबिक स्लज में क्या अंतर है, ठीक है। 3 चीजें हमने पढ़ी है यहाँ पर, 3 टाइप के स्लज आपने पढ़े हैं। प्राइमरी स्लज, पहली बात तो स्लज का मतलब जान लो। स्लज का मतलब होता है कीचड़ मटेरियल जो नीचे जम गया, नीचे बैठ गया। पहले हमने पढ़ा प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज क्या था? वो जो कीचड़, मिट्टी, पेबल, छोटे छोटे स्टोन नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, दिस इज द प्राइमरी स्लज।
फिर वो जो फ्लॉक्स हैं, बैक्टीरिया, फंगस, जब वो नीचे बैठ जाती है, जमा हो जाती है, दिस इज द एक्टिवेटेड स्लज। जब इसको एनारोबिक बैक्टीरिया खाता है तो उसके बाद जो मटेरियल बचता है, दिस इज द एनारोबिक स्लज। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, आज तक हम कहते हैं साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, साइंस बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरी कर चुकी है, बट अभी भी ये कहा जाता है कि टिल डेट, आज तक कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई है जो माइक्रोब्स को रिप्लेस कर सके। आज भी बिना माइक्रोब्स के हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चला सकते। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हम अभी तक नहीं बना पाए हैं जहां माइक्रोब्स का यूज ना करना पड़े। ठीक है, तो ये सबसे इफेक्टिव, सबसे अच्छा मेथड है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, पेड़ों को काट रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहर बढ़ रहे हैं, सीवेज का अमाउंट बढ़ रहा है, लोग बढ़ेंगे तो सीवेज का अमाउंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इतना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का नंबर नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गंदा पानी छोड़ा जा रहा है नदियों के अंदर पीने के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा घरों में भी, आप टैप चलाते हो, गंदा पानी आता है, स्मेल आती है उसके अंदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिसीजेस बहुत हो रही हैं। तो इसीलिए आज की डेट में बहुत जरूरी है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, ताकि पानी को ज्यादा से ज्यादा साफ किया जा सके। इसको फिर से एक बार रीड करना, नहीं समझ में आएगा तो हम फिर रिपीट करेंगे इसे। नेक्स्ट करा दूं, अगला टॉपिक शुरू कर दूं या यस अभी मैम। कोई डाउट है? मैम नहीं, कोई डाउट नहीं। बस दो चीजें ध्यान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम रिपीट करेंगे, कोई इसमें वो बात नहीं है। हमें ध्यान क्या रखना है कि प्राइमरी में माइक्रोब्स के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं, उनका यूज ही नहीं हो रहा। बची बात सेकेंडरी की, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है। पहले पानी का ऑर्गेनिक मैटर चैलेंज है हमारे लिए कि उसको खत्म करना है, पानी को साफ करना है। कौन करेगा? एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस, जो हवा की प्रेजेंस में ही ग्रो करते हैं। उसके लिए हमें बार बार वहां पे एयर का फ्लो मेंटेन करना पड़ता है। ये पानी को साफ कर देंगे, ऑर्गेनिक मैटर क्लियर हो गया, पानी साफ हो गया। लेकिन इस दौरान उस फ्लॉक्स का नंबर बढ़ गया, बैक्टीरिया फंगस का नंबर बढ़ गया, उसको हमें खत्म कराने के लिए क्या यूज किया? एनारोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया के ऊपर क्या करेंगे? फीड करेंगे। नेक्स्ट आता है बायोगैस प्लांट। ये जो उसका लास्ट स्टेप था ना, ये देखो, ये डॉट डॉट बनाए हुए हैं, डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये बैक्टीरिया और फंगस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लॉक्स को। इसके ऊपर ये जो ब्रैकेट सी मैंने बनाई है, ये एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही है एनारोबिक बैक्टीरिया को। ये देखो मैंने ऐसा बनाया है, मान लो ये बैक्टीरिया, ये फंगस, ये बैक्टीरिया, ये फंगस, ये बैक्टीरिया, ये फंगस। आपने इसको फीड कराने के लिए इसके ऊपर क्या छोड़ दिए? एनारोबिक बैक्टीरियाज, जो इसको फीड करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, जब भी मेटाबॉलिज्म होगा, कभी भी कोई चीज खाना, कोई भी लिविंग बॉडी खाना खाएगी, हमेशा गैसेस रिलीज होती है मेटाबॉलिज्म के दौरान। अब ये एनारोबिक बैक्टीरिया, साधारण भाषा में समझो इसको, हवा की एब्सेंस में, कोई हवा प्रेजेंट नहीं है उसमें, हवा की एब्सेंस में, ठीक है, एंजाइम के सोर्स बैक्टीरिया और फंगस, हाँ दोनों हो सकते हैं बेटा। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो फंगस से आइसोलेटेड हो रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से हो रहे हैं। वो आपको मैंने नाम लिखे थे ना, तो वो माइक्रोब कोई भी हो सकते हैं, वायरस से नहीं निकाले जाते। बैक्टीरिया है, फंगस है, किसी से भी एंजाइम निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बायोगैस पढ़ रहे थे। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लास्ट हिस्सा है, उससे जोड़ो इसको, कि सारा पानी क्लियर हो गया, सब हो गया, वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया, हमारे पास बहुत ज्यादा तादाद में फ्लॉक्स इकट्ठा हो गया, बैक्टीरिया फंगस बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, हमें उसको भी खत्म करना है, क्योंकि हम उसको इन्वायरमेंट में इतना छोड़ नहीं सकते। तो उसको फीड कराने के लिए हम क्या लाए? एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया जब एरोबिक बैक्टीरिया को खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, उस गैस को कहा गया बायोगैस। ये बायोगैस का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें 3 गैसेस होती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन जो मेन गैस होती है, दैट इज द मीथेन। इसका वॉल्यूम होता है मैक्सिमम 65%, इसमें क्या होती है? मीथेन। ठीक है, तो अब microbes in the production of the biogas, ठीक है, by the microbial activities,
मतलब ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड, जिसमें मीथेन प्रीडोमिनेंट गैस है। वैसे 3 गैसेस है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, लेकिन मेन कौन सी है, मीथेन। और ये जो बैक्टीरिया जो ये गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम कहते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। ये मोनरा में भी पढ़ा था हमने +1 में, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा वहां पर। मिथेनोजेंस है, आर्किबैक्टीरियाज होती हैं, यू बैक्टीरिया नहीं है जो हार्श कंडीशंस में रह सकते हैं, ये आर्किबैक्टीरिया है। एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। ये रूमिनेंट्स की, कैटल्स की, काउस, बफेलोज, इनके पेट में होते हैं, स्टमक में होते हैं। समझ में आया? मैंने बहुत कुछ एक साथ बोल दिया यहाँ पर। एरोबिक बैक्टीरिया को फीड कराने के लिए आप एनारोबिक बैक्टीरिया लेकर आए। ये एनारोबिक बैक्टीरिया जब एरोबिक बैक्टीरिया पे फीड करते हैं तो कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। उन गैसेस में कॉम्बिनेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन, के कॉम्बिनेशन को कहते हैं बायोगैस। बायोगैस क्यों बोला गया? क्योंकि लिविंग मटेरियल की वजह से बन रही है ये, राइट। मेन गैस है मीथेन, 65% वॉल्यूम किसका है? मीथेन का, राइट। कौन से बैक्टीरियाज हैं जो ये यूज कर रहे हैं? ये है मिथेनोजन, ये हवा की एब्सेंस में ग्रो करते हैं, एनारोबिक है, मिथेनोजेंस है, आर्किबैक्टीरिया क्लास से ये बिलोंग करते हैं। इनका एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। ये काउस, कैटल्स, बफेलोज इनके पेट में होते हैं, स्टमक में होते हैं। क्यों? गाय के गोबर के उपले आग जलाने के काम आती है, क्योंकि उनके क्या है, उपलों के अंदर भी मिथेनोजन बाहर निकलता है, पेट से बाहर निकलता है। यही मिथेनोजन है जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन वो गैस है जो जल्दी से आग पकड़ लेती है, तभी तो वो गाय के जो गोबर के उपले हैं एज अ फ्यूल यूज होते हैं, आग जलाने के वो काम आते हैं। ठीक है। अब मैं ये इसमें यही लिखा हुआ है कि जब भी बैक्टीरिया मेटाबोलाइज करता है, कोई चीज डाइजेस्ट करता है, तो गैस निकलती है। अब ये डिपेंड करता है कौन सी गैस निकलेगी इस पे, कि बैक्टीरिया कौन सा है, वो किस पे फीड कर रहे हैं। जब आप चीज बनाते हो, बेवरेजेस बनाते हो, स्विस चीज बनाया था, बड़े बड़े होल्स दिखाई दे रहे थे उस टाइम पे, जब बैक्टीरिया दूध पे फीड करता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, दूध में डालते हैं, फाड़ता है दूध को, पनीर बनाते हैं, स्विस चीज बनाते हैं, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से बड़े बड़े होल्स दिखाई देते हैं। वहां मिथेन तो नहीं होती, मिथेन होगी तो वो चीज भी जल्दी से आग पकड़ लेगा, ठीक है। ऐसे ही एनारोबिकली जब बैक्टीरिया सेलुलोज पे फीड करते हैं, तब कौन सी गैस रिलीज होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये जो मीथेन है वो आग जलाने के काम आती है। सिंपल सी बात है, जब भी बैक्टीरिया किसी चीज पे फीड करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, तो हमेशा गैसेस रिलीज होंगी। इवन हमारी बॉडी में भी जब मेटाबॉलिज्म होता है तो गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो बर्फ की फॉर्म में हमारे मुंह से बाहर भी आती है, ठीक है। गोबर गैस जो है, बायोगैस को ही बोला जाता है। मिथेनोजन बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व है। बाकी इस प्लांट को समझना बहुत आसान है। ये इमेज आपके इसमें दिखाई गई थी, ये मैंने बुक से ली है। बड़ा सा एक टैंक दिख रहे हो, ये अंडरग्राउंड होता है, ये नीचे की ओर बनाया गया। पहले तो ये चीज ध्यान रखना, अंडरग्राउंड होता है, कंक्रीट का बनाते हैं, सीमेंट बजरी का, ठीक है। इसके ऊपर एक फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होता है ढक्कन होता है जो फ्लोट कर रहा होता है, फिक्स नहीं होता, ठीक है। यहाँ एक छोटा टैंक है, यहाँ एक छोटा टैंक है, 3 टैंक दिख गए। ये बड़ा वाला है जो जमीन के अंदर सबसे बड़ा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से समझो, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, छोटे वाले टैंक में आपने गाय का गोबर पानी में मिक्स करके स्लरी बना दी। वो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से वो जो फ्लॉक्स डाइजेस्ट कराए थे वो स्लरी हो गई। जो वेस्ट मटेरियल की स्लरी होती है सारी की सारी, स्लरी का मतलब होता है घोल सा बना देना, वो इसमें डाल देते हैं। ये पाइप के थ्रू वो मटेरियल कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ ऑलरेडी मिथेनोजेंस है, क्योंकि जो काओ का डंग होगा ना, प्लस जो आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला मटेरियल लेकर आओगे, वहां ऑलरेडी आपने हाइड्रोट्रोफिक बैक्टीरिया यूज किए थे। यहाँ रिएक्शन स्टार्ट होगी, क्योंकि ये जमीन के अंदर रह रखते हैं, बंद रखते हैं, एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करते हैं। यहाँ कोई हवा नहीं चला रहे, कोई खिड़कियां नहीं है, क्योंकि यहाँ हवा चाहिए ही नहीं। यहाँ रिएक्शन होती जाएगी, जैसे जैसे वो बैक्टीरियाज यहाँ पे, इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, उस ये वाली जो स्लरी है इस पे
फीड करेंगे और गैसेस जो है वो रिलीज होती रहेंगी। गैसेस कौन सी आएंगी? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे जैसे गैस बनेगी ना, वो फ्लोटिंग कवर है वो ऊपर उठता जाएगा, वो एक निशानी होती है, पता चल गया अभी गैस पूरी की पूरी बन गई है। और गैस इसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी सारी, जैसे जैसे इसमें गैस भरेगी ना, ये ऊपर की ओर उठता जाएगा, तो इंडिकेटर है कि गैस भर गई, फ्लोट कर रहा है ये तो, ठीक है। क्योंकि और अब इसमें पाइप लगाई हुई है, इस पाइप को घरों से जोड़ दिया जाता है, कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए ये गैस सीधी सप्लाई होती जाएगी। और जो यहाँ गंदा मटेरियल लास्ट में बचता जा रहा है, उसको इस पाइप के थ्रू यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं और इसको खेतों में डाल दिया जाता है एज अ फर्टिलाइजर, इसको हम यूज कर लेते हैं। कोई भी चीज देखो वेस्ट नहीं की है यहाँ पर, उसको प्रॉपर यूज किया गया है। बुक में दिया हुआ है टैंक नंबर 1, टैंक नंबर 2, टैंक नंबर 3, आप ऐसे याद कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ सारी स्लरी डाली, क्या क्या डाल सकते हो? काउ डंग ले सकते हो, वाटर के साथ मिक्स कर सकते हो, वो जो आप वहां से लाए हो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, फ्लॉक्स के ऊपर जो एनारोबिक बैक्टीरिया फीड कर रहे हैं वो, ये सारा यहाँ है। ये मटेरियल कहाँ आ गया? यहाँ पर, यहाँ रिएक्शन हुई, गैसेस बन गई, ये जमीन के अंदर होता है, कंक्रीट का बड़ा सॉलिड टैंक होता है, गैस की वजह से फ्लोट करेगा। ये गैसेस पाइपों के थ्रू डायरेक्टली घरों में पहुंचा दी जाती है। और ये जो स्पेंट स्लरी होती है, स्पेंट स्लरी का मतलब होता है बची कुचे जो मटेरियल है, वो यहाँ से गांव में, खेतों में एज अ फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं। इसको मैं अब ज्यादा आपको नहीं बता रही हूँ, ये बहुत ही इजी बच्चों वाला सा टॉपिक है, इसको खुद से पढ़ लेना, लेकिन कोई मना नहीं है, आप चाहोगे तो मैं इसको करवा दूंगी आपको दोबारा से। इंट्रोडक्शन पढ़ लेना कि ये कैसे शुरू, क्या करते हैं इसमें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्टेड है, कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, मिथेनोजन, हवा की इनको जरूरत नहीं होती है, एनारोबिक होते हैं। कि गैस का कॉन्सेप्ट क्या है? गैस का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, जब भी बैक्टीरिया या कोई भी लिविंग बॉडी किसी भी मटेरियल पे फीड करेगा तो वो गैस तो रिलीज करेगा ही करेगा। बैक्टीरिया कौन सा है, किस पे वो फीड कर रहा है, उस पे ये डिपेंड करेगा कौन सी गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये मैंने सारा लिखा हुआ है, एक आउटलेट होती है, फिर स्पेंट स्लरी है, उसको कहाँ भेज दिया, जो मैंने अभी आपको समझाया वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। IARI, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्लांट इन द इंडिया वाज डेवलप्ड बाय IARI एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली में है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इसके अंडर आती है, ठीक है। बायोगैस के बहुत ज्यादा फायदे हैं। क्या फायदे हैं इसके, ये लिख लेना, ये बुक में नहीं है। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। बहुत अच्छा फ्यूल है ये, ठीक है, कोई रेजिड्यू नहीं बचता, कोई पोल्यूशन नहीं होता, हीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जो बचा कुचा मटेरियल होता है, स्लरी बचती है, उसको भी हम मैन्योर की तरह, खाद की तरह यूज कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कुछ ऐसे कंटेमिनेंट निकलते हैं जो बर्तन खराब कर देते हैं, इसका एक तो रीजन ये है, जो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। दूसरा, इसको शहरों में नहीं लगा सकते हम, शहरों में इतने एनिमल्स नहीं है, काउ डंग नहीं है, तो आप कैसे लगाओगे, ठीक है। तो एक चीज और बतानी थी मैंने इसमें आपको, आग जो होती है अगर वो ब्लू कलर की निकलती है तो आप कहोगे कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है। बायोगैस में जो आग निकलती है, जब बायोगैस से गैस जलाते हो तो वो नीले रंग की आग आएगी। जब आप LPG, अभी भी घरों में देखना, आप सिलेंडर से जो गैस जलाते हो उसमें येलोइश फ्लेम आती है, वो इंडिकेट करती है इनकम्प्लीट कंबस्टन की, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, पहले मिक्सिंग करोगे, फिर स्लरी डालोगे, मिथेनोजन उस पर फीड करते हैं, फिर गैसेस रिलीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है, 2 टॉपिक रह गए वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। इसको पढ़ने से पहले आपको इसका मतलब समझना होगा, माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट कैसे यूज हो सकते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब है, बायो मतलब लिविंग बॉडी, कंट्रोल मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना। इसका थीम क्या है कि आपकी फसलों को हर साल, हम कहते हैं कि ये, मैं आपको बार बार ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि हर साल फसलों में बहुत बीमारियां लगती हैं, इंसेक्ट अटैक करते हैं फसलों को, इंसेक्ट अटैक करते हैं, पेस्ट अटैक करते हैं, ठीक है। इसका पहले मैं बिल्कुल सिंपल आपको एक मीनिंग समझा रही हूँ कि इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है। एनिमेशन देखेंगे और बेहद अच्छे से उन्होंने समझाया है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा।
कि माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। नाम में अगर पता है तो उसका सारा काम आप समझ जाओगे। इंसेक्ट और पेस्ट प्लांट में क्या कॉज कर रहे हैं? डिसीजेस, जिससे आपका क्या होता है? क्रॉप का लॉस होता है, पैदावार कम होती है, इनकम कम होती है, खाना कम हो जाता है हमारा। इंसेक्ट को मारने के लिए छिड़काव किया जाता है किसका? इंसेक्टिसाइड्स का। पेस्ट को मारने के लिए किसका स्प्रे करते हैं? पेस्टिसाइड का करते हैं ना। इसके दो लॉस हैं, दो लॉसेस हैं, आप कह सकते हो दो डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, कुछ यूजफुल इंसेक्ट्स भी मारे जाएंगे। ठीक है, प्लस हमारा फूड, हमारे जो सीरियल हैं, हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, उसकी भी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एक तरह से पॉइजन है जो हमारी सब्जियों में, फलों में लगे हुए आते हैं, हम खाते हैं, हमारे शरीर को ये बहुत जबरदस्त नुकसान करते हैं। थीम को समझो कि फसलों को, क्रॉप्स को इंसेक्ट और पेस्ट से भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से बीमारियां लगती हैं, क्रॉप का लॉस होता है। क्या करते हैं? दवाइयों का छिड़काव करते हैं, इंसेक्टिसाइड ले आए, पेस्टिसाइड ले आए, उनके ऊपर छिड़काव किया। अब कितने ऐसे इंसेक्ट्स होंगे जो कहते हैं ना, गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता। तो जिसको मारना था सो मरा मरा, साथ कुछ यूजफुल इंसेक्ट पेस्ट भी मरेंगे, और हमारा फूड का लॉस भी होगा। हमारी सब्जियां, हमारे फ्रूट, इनमें कितना केमिकल आ रहा है, हमारे शरीर को कितना नुकसान हो रहा है, ये दिक्कत हो गई एक पॉइंट। दूसरी बात, एक और दिक्कत आएगी हमारे से इन्वायरमेंट में, हमारे पूरे संसार में चेन चलती जा रही है, चेन चल रही है। एक 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 ऑर्गेनिज्म दूसरे पे फीड कर रहा है, दूसरा दूसरे के ऊपर, उसका उसके ऊपर। हम इकोलॉजी, इकोसिस्टम में पढ़ाऊंगी मैं आपको, फूड चेन चलती है। इंसान अगर मुर्गे ना खाए तो बहुत मुर्गे 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 फैल जाएंगे दुनिया में। ठीक है, अगर वही बात आ गई ना, जंगलों में क्या होता है, छोटा ऑर्गेनिज्म बड़ा छोटे को खा रहा है, फिर उससे बड़ा उसको खा रहा है, तो ये तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, इन्वायरमेंट हमारा चल ही रहा है। एक इंसेक्ट आपकी क्रॉप को नुकसान कर रहा है, आप इसको मारना चाहती हो सकता है कोई और इंसेक्ट ऐसा होगा, कोई और ऑर्गेनिज्म होगा जो इसके ऊपर फीड करता होगा। समझ रहे हो? एक इंसेक्ट तो है जो आपको नुकसान तो कर रहा है, वो बात क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं वही इंसेक्ट किसी का खाना भी है। आप इसको अंधाधुंध मार लो कि अपनी क्रॉप को बचाना है, तो आप कहीं ना कहीं किसी और का खाना खत्म कर रहे हो, उसको भी आप मार रहे हो। समझ रहे हो इस बात को? रिप्लाई करो, मुझे समझ आ रहा है? यस मैम। यस इसको मैम। जब तक समझोगे नहीं कि बुक की भाषा पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। पहले समझो कि हर साल बहुत सारे इंसेक्ट और पेस्ट हमारे पौधों को डिसीजेस करते हैं, क्रॉप लॉस होता है। इस इंसेक्ट को मारने के लिए आप केमिकल यूज करते हो, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, पेस्ट को मारने के लिए आप केमिकल यूज करते हो, पेस्टिसाइड। ये क्लियर? ये दो नुकसान करते हैं। यूजफुल इंसेक्ट्स भी मारे जाएंगे, हमारी सब्जियों में, फलों में ये केमिकल आएगा, हमारे शरीर में आएगा, हमें भारी नुकसान करेगा। दोनों तरफ गड़बड़ हो गई। एक तीसरा बहुत हिडन कॉन्सेप्ट है, छुपा हुआ है, जिसके बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे कि ये इंसेक्ट फसल को नुकसान कर रहे हैं। मेरा फोकस है मैं किसी तरीके से इसको मार दूं क्योंकि ये मेरी फसल खराब करता है, लेकिन यही इंसेक्ट किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए फूड भी तो है। मैंने अगर इसको मारा तो वो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि उसको खाना मिलना बंद हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इस इंसेक्ट को एक लेवल पे कंट्रोल करूं, एक लेवल पे मेंटेन करूं, इतने ही पॉपुलेशन मेंटेन करूं कि मेरी क्रॉप को लॉस ना हो और इसको खाना मिलता रहे। समझ में आया कि मेरे को इसको मारना नहीं है, जड़ से मिटाना नहीं है, मुझे अपनी क्रॉप को बचाना है, प्लस इसको इतना रखना है कि खाना मिलता रहे पौधों को। आप सॉरी, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। आप इस एक बार एनिमेशन को देखो। मैंने चैप्टर आज पूरा करना था, बट कोई इशू नहीं है, हम एक दिन एक्स्ट्रा लगाएंगे इस पे। समझ में आना चाहिए बस। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है बेटा? टाइम कम है, मुझे रिप्लाई यस करो मैम। जल्दी।
अब इसको ध्यान से सुनना, अपनी आंखें अपने कान खोल के रखो, इसको सुनो खूब अच्छे से। Alfalfa was substantially reduced in the northeastern United States several years ago. The grass alfalfa was substantially reduced in the northeastern United States due to a killer pest called alfalfa weevil. ये बता रहे हैं कि यूएसए में कई साल पहले क्या हुआ, अल्फा अल्फा नाम की जो ग्रास थी उनके लिए बहुत फायदेमंद थी। इस एज अ स्टोरी, एज अ मूवी देखो इसको, और यकीन मानो खूब अच्छे से समझ में आएगा। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किसी जगह के अंदर, कोई भी जगह मान लो, अल्फा अल्फा नाम की एक घास उगा करती थी और वो वहां के लिए बहुत यूजफुल थी क्योंकि वहां के पशुओं का ये खाना थी, चारा थी। एक वक्त आया, अल्फा अल्फा नाम की वीड नाम की एक कीड़ा वहां बहुत फैल गया। उस कीड़े ने उस घास को खत्म करना शुरू कर दिया। बड़ी दिक्कत हो गई कि वो जो घास जो बहुत अच्छी थी, बहुत जरूरी थी, उसको किसी कीड़े ने खाना शुरू कर दिया। Due to a killer pest called alfalfa weevil. Now, alfalfa was a very essential produce in the grasslands of the United States, as it was grown as fodder for cattle and also helped increase agricultural efficiency, as it was a leguminous plant. Realizing the importance of diminishing alfalfa and to combat the alfalfa weevil terror, natural enemies of the pest. देखो उन्होंने क्या किया, एक वक्त था अल्फा अल्फा ग्रास बहुत उगती थी, उनके लिए बहुत फायदेमंद थी क्योंकि वो एनिमल्स का चारा थी, प्लस लेग्यूमिनस प्लांट की तरह वो यूज कर रहे थे, मतलब बहुत फायदे थे। ये छोटी सी दिख रही है वीविल, कीड़ा सा दिख रहा है, अल्फा अल्फा वीविल वहां इतना फैला कि घास उनकी खराब करनी शुरू कर दी। तो वहां के लोगों ने क्या किया, एक नेचुरल एनिमी छोड़ा उसके आगे। नेचुरल एनिमी समझते हो, उन्होंने कोई केमिकल का छिड़काव नहीं किया, बिटल्स को लेकर आए, बिटल्स को वहां छोड़ दिया ताकि वो उसको खा जाए। Such as a small wasp called Bathyplectus and lady beetles were introduced. Sometimes farmers went to the extent of importing such beneficial insects from far-off countries like China to check the weevil pestilence. दूसरी कंट्री से भी वो कीड़े ले आए, चाइना से भी, ताकि किसी तरीके से वो अल्फा अल्फा वीविल को मारा जा सके। This use of biological methods to control plant diseases and pests is called biological pest control. यही थीम है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, शायद तुम्हें दिखी नहीं होगी लाइन, कि माइक्रोब्स की मदद से ही माइक्रोब्स को किल कर देना, ठीक है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से किसी लिविंग को ही कंट्रोल करना इज नोन एज द बायो कंट्रोल मेथड। Methods to deal with pests are known as biocontrol agents. This biocontrol method, which relies on natural predation, is in stark contrast to the modern-day practice of dealing with insects and pests with toxic chemicals such as pesticides and insecticides. Not only are these chemicals harmful to human beings, animals, and the environment, since they pollute soil and groundwater with their toxicity, but they are also expensive for farmers. देखो ये क्या कह रहे हैं कि वो चाहते तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स भी ले आते, केमिकल का छिड़काव भी करते। ये केमिकल, ये देखो किसान खेतों में खड़े होके केमिकल का छिड़काव करेंगे, स्प्रे के थ्रू, मशीनों के थ्रू, ऐसे भी किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, मिट्टी खराब होगी, पशुओं पे बुरा असर होगा क्योंकि उनके शरीर में भी तो वो केमिकल चल, अगर वो उसी अल्फा अल्फा घास को खाते जिसपे केमिकल छिड़का होता तो इनको लॉस होता। फिर बारिशें आती, मिट्टी से ये केमिकल धुल के पानी में जाता, पानी लोगों के शरीर में जाता, नुकसान होता, वाटर बॉडीज पोल्यूट होती। तो ये केमिकल हर तरह से कहीं ना कहीं नुकसान ही करती। Suicides by Indian farmers in the Vidarbha region of Maharashtra due to failed crops and deaths. Scientists suggested organic farming as a means of... आपने सुना होगा बहुत बार किसान आत्महत्या कर लेते हैं, महाराष्ट्र में अभी पीछे सुनने में आया था, फसल नहीं हो पाती, जिनका बेचारों का मेजर सोर्स ऑफ इनकम ही फसल है, जब वो ही नहीं हो पाएगी, नुकसान होता जाएगा, तो वो
परेशान होके ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो फिर एक सिस्टम सजेस्ट किया गया, क्या है वो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको दो चीजों के मतलब जानने हैं यहाँ पर। एक तो है कन्वेंशनल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग, और एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। कन्वेंशनल का मतलब होता है देसी खेती, ट्रेडिशनल, जो चली आ रही है, केमिकल बेस्ड है। ऑर्गेनिक थोड़ी महंगी है, जो माइक्रोब्स पे बेस्ड है, जिसमें केमिकल का यूज कम से कम है। आप सुनते होंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक नारियल का तेल, ये महंगे आते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, केमिकल का यूज कम से कम है, महंगे हैं, बट ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। Smart agriculture that would also save them from spending money on chemicals like insecticides, pesticides, and weedicides. The principle of organic farming lies in biodiversity. The greater the variety of flora and fauna in the fields, the more sustainable is farming. सस्टेनेबल वर्ड आएगा बार बार। Therefore, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कहती है कि किसी जगह पर बायोडाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा, फना जितना अच्छा होगा, वहां का एनवायरनमेंट उतना ही सस्टेनेबल होगा। सस्टेनेबल वर्ड का मीनिंग लिख लो, कॉपी पेन होगा आपके पास। सस्टेनेबल का मतलब होता है डेवलपमेंट विदाउट द डैमेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको डेवलपमेंट करनी है लेकिन किसी को नुकसान नहीं करना। in organic farming, insects and pests are not always completely eradicated. Rather, they are kept at manageable levels within the living ecosystem. At times, eradication of pests is actually undesirable because several beneficial predatory and parasitic insects depend on them as food or hosts for their survival. Organic farming, in other words, is an attempt to create a living. एक सेकंड में नोट्स ओपन कर रही हूँ, टाइम कम रह गया, तो इसमें हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से केमिकल्स हमें नुकसान करते हैं। माइक्रोब्स की मदद से ही हमें माइक्रोब्स को रोकना है, ये इसका थीम है। हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कहती है कि केमिकल्स को यूज नहीं करो, कन्वेंशनल कहती है ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स का यूज करो। आप खुद समझदार हो कौन सी अच्छी होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखो, लेडी बर्ड बिटल है एक तरह की, रेड और ब्लैक